आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। यह प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त माह का अंक है और हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इसे कर चुके हैं। अब हम लोग जो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ख़ास करके जिनमें आंकड़े नहीं होते हैं उसे हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आंकड़े वाले जो तथ्य दिए गए होंगे उसे हम लोग बस परिचय मात्र के रूप में देख लेंगे, ताकि बोरियत भी महसूस नहीं हो और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो महत्वपूर्ण भाग है उसे हम लोग कवर कर सकें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह अंश है कि देश की 16वीं जनगणना हेतु अधिसूचना जारी हुई। तो देश में क्या देख रहे हैं कि अगली जो है वो 16वीं जनगणना, ठीक है, 2027 में होगी। इस बार यह जनगणना 16 वर्ष के अंतराल पर होने जा रही है। सामान्यतः तो 10-10 आप जानते हैं कि 10-10 वर्ष पर होता है, लेकिन इस बार कितना है, 16 वर्ष के अंतराल पर होने जा रही थी, ठीक है। 21 में होना था और 2019 में अधिसूचना जारी भी हुई थी, किंतु क्या हुआ था कि कोविड महामारी के चलते यह नहीं हो पाया था, ठीक है। जहाँ यह क्या है कि 16वीं अखिल भारतीय जनगणना होगी स्वतंत्रता के पश्चात, या 8वीं जनगणना है, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात की कौन सी है, 8वीं जनगणना होगी, और 16वीं अखिल भारतीय जनगणना की बात करें तो होगी, ठीक है। 1948 के तहत औपचारिक अधिसूचना गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक द्वारा 16 जून 2025 को जारी की गई थी। तो ये डेट भी याद रखें, 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी हुई जनगणना के विषय में। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जातिवार आंकड़े, ठीक है, पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात, याद रखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात ये पहली बार है कि जातिवार आंकड़े जो है दिए जाएंगे। पिछली बार 1931 की जनगणना में जातिवाद आंकड़े जुटाए गए थे। तो ये आपको फैक्ट्स याद करने हैं। 1931 में, इससे पहले हुआ था कि जो आम जनगणना थी उसके साथ जातिवार जो है वो जनगणना, वो जातिवार आंकड़े हैं वो जुटाए गए थे, ठीक है। तो इस जनगणना के तहत जुटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया पर कुल मिलाकर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है, अनुमानित है यह। अधिसूचना के अनुसार पहाड़ी राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि कितनी 1 अक्टूबर 2026 होगी, जबकि अन्य राज्यों व क्षेत्रों में जनगणना की संदर्भ तिथि कितनी होगी, 1 मार्च 2027 होगी। ये डेट भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 और अन्य राज्यों के लिए 1 मार्च 2027 होगी। जनगणना की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनगणना की समाप्ति तक सभी राज्यों, जिलों व तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाएं अब जो है वो परिवर्तित नहीं की जा सकेंगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जनगणना की जो अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनगणना की समाप्ति तक सभी राज्यों, जिलों व तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाएं अब परिवर्तित नहीं की जा सकेंगी। वर्ष 2027 की यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO के तहत हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति व सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना यानी कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन PE का होगा। इस चरण में जनसंख्या गणना के तहत जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ हर घर के हर सदस्य का वितरण एकत्र किया जाएगा। घरों की सूची में 34 कॉलमों के अंतर्गत आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जबकि जनसंख्या गणना में 28 कॉलम होंगे, ठीक है, याद रखेंगे 28 टोटल कॉलम होंगे और 34 कॉलम के अंतर्गत आंकड़े एकत्र किए जाने हैं। हाँ, घरों की सूची में, ये घरों की सूची में 34 कॉलम हैं और जो दूसरा चरण है, जबकि जो जनसंख्या गणना है उसमें 28 कॉलम होंगे। यह जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लगभग 34 लाख प्रगणक एवं पर्यवेक्षक, ठीक है, तथा 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी सेंसस फंक्शनरीज जनगणना कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वगणना का अर्थ होता है खुद से गणना करने का प्रावधान। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक, ठीक है, जारी होने की मतलब बताया गया है कि 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी तथा इसके प्रारंभिक आंकड़े मार्च 2027 में ही जारी होने की संभावना है। चूँकि सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है तो आंकड़े तुरंत ही जारी कर दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है
कि संवैधानिक प्रावधान के तहत 2026 के बाद की पहली जनगणना को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण 2027 की जनगणना के आधार पर किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोगों को पढ़ना था कि देश की 16वीं जनगणना हेतु अधिसूचना जारी हुई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि 2025 में देश की कुल जनसंख्या 1.46 करोड़ यह विश्व में सर्वाधिक हुई। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से देश में नई जनगणना 2027 में संपन्न कराई जानी है। नई जनगणना से पूर्व ही विभिन्न जनांकीय आभास संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, ये याद रखिएगा, UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ष 2025 की ताज़ा विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2025 से होते हैं। UNFPA की जून 2025 में जारी वार्षिक रिपोर्ट में जनसंख्या संरचना, प्रजनन क्षमता व जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करते हुए यह रिपोर्ट घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार 36% भारतीय अनचाहे गर्भधारण का सामना करते हैं तथा 30% लोग ज़्यादा या कम बच्चे पैदा करने की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, जबकि 23% लोगों को दोनों ही तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कहा गया है कि वास्तविक संकट यही है कि न कि अल्प जनसंख्या या अति जनसंख्या, और इसका उत्तर बेहतर प्रजनन क्षमता में निहित है। भारत की जनसंख्या के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो विश्व में सर्वाधिक होगी। इसमें बताया गया है कि भारत में कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 1.9 जन्म प्रति महिला हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर जो है वो 2.1 से नीचे है। ये प्रतिस्थापन स्तर का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होता है कि अगर 2.1 अगर हो तो न तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो जनसंख्या घटेगी। यह स्थिरता का पैमाना है। अगर 1.9 जन्म प्रति महिला हो रही है, इसका अर्थ यह है कि अब जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के जन्म दर में आई कमी के बावजूद कुल जनसंख्या में युवा आबादी सर्वाधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 24% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के युवा हैं, और जबकि 68% आबादी जो है वो कामकाजी आयु 15 से लेकर 64 वर्ष का है। बुजुर्गों की आबादी 65 वर्ष से जो अधिक हैं उनकी आबादी वर्तमान में 7% है। रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या का 17% हिस्सा 10 से लेकर 19 वर्ष के व 26% हिस्सा 10 से लेकर 24 वर्ष आयु वर्ग का है। ठीक है, तो भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष है और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ बुजुर्गों की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि की आशा इसमें व्यक्त की गई है। अनुमानों में भारत की जनसंख्या वर्तमान में 146.39 करोड़ अनुमानित की गई है। आने वाले दशकों तक यह आंकड़ा 170 करोड़ तक जाने की बात की गई है। ठीक है, लगभग 40 वर्ष पश्चात इसमें गिरावट आने की बात रिपोर्ट में कही गई है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के UNFPA की भारत की प्रतिनिधि एंड्रिया एमा वोजनर ने कहा कि भारत में प्रजनन कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा वर्ष 1970 में प्रति महिला औसतन 5 बच्चे से लेकर आज लगभग 2 बच्चों की स्थिति प्राप्त की है। इसका श्रेय बेहतर शिक्षा व प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल को उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये है। आगे हम लोग देखते हैं, ये कुछ रिपोर्ट हैं जो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। इसमें क्या दिया है कि घटती हुई मुद्रास्फीति के बीच बैंकों के लिए रेपो रेट में 0.5% बिंदु की पुनः कटौती की गई है। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि 0.5% बिंदु की पुनः कटौती की गई है रेपो रेट में। दूसरा है कि बैंक दर, MSF दर व अस्थायी जमा सुविधा दर भी घटी है। ठीक है, 2025-26 की GDP वृद्धि 6.5% रहने का RBI का अनुमान है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ऐसे ही
देख लेने चाहिए। यह प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ दिया है कि 2024-25 में देश में कृषिगत उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान जो है जारी हुए हैं। और इस अनुमान में क्या है, ये कुछ डाटा है, आप देख सकते हैं कि अग्रिम अनुमान में क्या लक्ष्य दिया गया है। चावल देखें, ठीक है, चावल, तो ये काफ़ी बड़ा डाटा है, तो ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो रोक रोक करके आप देख सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन हाँ, ये अग्रणी राज्य है, इसे हम लोग देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कि 2024-25 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। ये तीसरा अग्रिम अनुमान है, ये फाइनल नहीं है, तीसरा अग्रिम अनुमान है, तो इसे देख लीजिए। देखिए, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, याद रखें, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा। इसके बाद गेहूं में देखें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आंकड़े बदल चुके हैं, ध्यान से देखिए कि जो पहले आप पढ़ते थे कि पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम नंबर पर है, तो अब ऐसा नहीं है। अब चावल और गेहूं दोनों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। चावल उत्पादन में तो तेलंगाना द्वितीय स्थान पर है और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है, उसका पंजाब और उड़ीसा, ठीक है। इसी प्रकार से गेहूं उत्पादन में देखें, उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर आता था पंजाब, लेकिन अब वही पंजाब जो है वो तृतीय स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर, हरियाणा और उसके बाद राजस्थान, ठीक है। तो मक्का की बात करें तो मक्का प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, उसका कर्नाटक, फिर बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना। बीपीएससी वाले ये ध्यान देंगे कि मक्का उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जौ में देखें, जौ उत्पादन में तो राजस्थान पहले स्थान पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ज्वार में देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद रागी में भी हम लोग देख सकते हैं, रागी में भी देख सकते हैं कि कर्नाटक पहले स्थान पर है, छोटे मड़वे, ठीक है, मध्य प्रदेश है इसमें प्रथम स्थान पर। श्री अन्न जो पौष्टिक अनाज है उसमें राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है, और प्रथम स्थान मिला नहीं है, माफ़ कीजिए, उत्पादन का स्तर दिखाया जा रहा है। पौष्टिक मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अनाज में देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर बिहार। तो इस तरह से हम लोगों ने जो यह रिपोर्ट था कि 2024-25 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में ये अग्रणी राज्य जो है ये होगा। अब हम लोग देखते हैं हाँ, ये तो हम लोगों ने देखा ही कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि दर जो है 6.3% रहने का विश्व बैंक का पूर्वानुमान जो है वो बरकरार है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक है कि किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए छोटे कृषि ऋणों पर संशोधित ब्याज सहायता योजना 2025-26 में भी लागू होगा, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए, ठीक है, छोटे कृषि ऋणों पर संशोधित ब्याज सहायता योजना लागू होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ बात है जो आप देख लीजिए कि उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में 7.71 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। केसीसी के जरिए इन किसानों को 7% की रियायती ब्याज पर 3 लाख तक का कर्ज छोटी अवधि के लिए मिलता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण वितरण 2024 से 4.26 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 तक देखें तो 10.05 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। तो ये उपलब्धि दिखाई जा रही है किसान क्रेडिट कार्ड में, जो छोटे कृषि ऋण हैं किस प्रकार से दिए जा रहे हैं और कृषि में किस प्रकार से एक तरह से किसान अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे देखें कि जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई की पूरी हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने खरीदी। देखें कि जियो पेमेंट्स बैंक में एसबीआई की पूरी हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने खरीदी है, ठीक है। तो
ये है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। पहली बार जो है शीर्ष 100 देशों में स्थान मिला है, 99वें स्थान पर है भारत। तो देखते हैं इसे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सितंबर 2015 में स्वीकार किए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है, SDG जो आप शॉर्टकट में याद करते हैं, को प्राप्त करने के मामले में भारत ने लंबी छलांग इस वर्ष लगाई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहली बार पहले 100 देशों में भारत ने स्थान इस वर्ष बनाया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न देशों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए सतत विकास सूचकांकों की गणना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जाती है, जो कि UNO की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। 0 से लेकर 100 मान वाला यह सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि संबंधित देशों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितने प्रतिशत की प्रगति की है। किसी देश के लिए इस सूचकांक का मान 100 होना यह प्रदर्शित करता है कि उसने यह सभी 17 लक्ष्य प्राप्त करने में 100% सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों के मामले में विगत वर्षों में भारत की रैंक रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत ने वृद्धि की है। तो देखिए कि 2017 में 116वां रैंक था भारत का, फिर 2018 में 112वां रैंक, 2019 में 115वां रैंक, 2020 में 117वां रैंक, 2021 में 120वां रैंक, 2022 में 121वां रैंक, 2023 में 112वां रैंक, 2024 में 109वां रैंक, और अब जाकर 2025 में 99वां रैंक प्राप्त किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि हम देखें सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के दिशा में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2025 की ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 24 जून 2025 को जारी हुई, जिसमें 167 देशों के लिए सतत विकास सूचकांक आंकलित है। 193 देशों में से जिन 26 देशों के मामले में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए सूचकांक की गणना नहीं की गई। इसलिए जिन 167 देशों के लिए सूचकांक आंकलित है, उनमें शीर्ष स्थान फिनलैंड का है, ठीक है, और सबसे निचला स्थान है 167वां स्थान, वो दक्षिणी सूडान का है। ठीक है, पिछले वर्ष 2024 की रिपोर्ट में भी शीर्ष व सबसे निचला स्थान क्रमशः इन्हीं दोनों देशों के थे। इन दोनों देशों के लिए सूचकांक इस वर्ष क्रमशः 87.02, ठीक है, सर्वोच्च है, और जो सबसे निम्नतम है 41.55 आंकलित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने इसके बाद हम लोग पृष्ठ संख्या 40 में देखते हैं। हाँ, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है करने की दिशा में सर्वाधिक सफलता प्राप्त करने के मामले में फिनलैंड के पश्चात दूसरा व तीसरा स्थान जो है पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वीडन और डेनमार्क ने उनका है। ठीक है, और इसके पश्चात जर्मनी और फ्रांस का क्रमशः चौथा पांचवां स्थान है। जिन 167 देशों के लिए सूचकांक की गणना करके रैंकिंग इस वर्ष की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रदान की गई है, इसमें सबसे निचले पायदान 167वें स्थान पर दक्षिण सूडान के पश्चात एक पायदान ऊपर 166वें स्थान पर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, वह उनके ऊपर क्रमशः चाड, सोमालिया, यमन, ठीक है, 165वें, 164वें, 163वें स्थान पर है। भारत के लिए इस वर्ष की रिपोर्ट में सतत विकास सूचकांक 66.95 आंकलित की गई है तथा इस सूचकांक के साथ 167 देशों में 99वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष यह रैंकिंग कितनी थी? 109 थी। इस प्रकार भारत की रैंक में 10 पायदान का सुधार हुआ है, इस वर्ष हुआ है। ठीक है, इस मामले में बांग्लादेश 114वां स्थान, म्यांमार 116वां स्थान, पाकिस्तान 140वां स्थान, अफगानिस्तान 160वां स्थान, सभी क्या है कि भारत से खराब स्थिति में है। पाकिस्तान के लिए सूचकांक इस वर्ष 59.97 आंकलित है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों में चीन 49वीं रैंक है, भूटान 74वीं रैंक है, श्रीलंका 93वीं रैंक है, जो भारत से बेहतर स्थिति में है, और पिछले वर्ष भी कुछ ऐसा ही था। अन्य प्रमुख देशों में इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान व हंगरी आदि लगभग 80% लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 के अनुसार इन चारों देशों के लिए सूचकांक क्रमशः 80.26, 80 दशमलव, मतलब ये देखें कि 80 से ऊपर ही है, तथा 167 देशों की सूची में इनकी रैंक क्रमशः 22, ठीक है। मैंने बताया इटली का इस तरह से देखिए, इटली, यूके, जापान, हंगरी, ठीक है। तो कितना है, 22, 11, 19 और 21 इनकी रैंक है। 75.19 स्कोर के साथ अमेरिका का स्थान 44वां है और 74.13 सूचकांक के साथ रूस का स्थान 51वां है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि रूस का रैंक है वो चीन के रैंक से बदतर है, ठीक है। अन्य प्रमुख देशों में ब्राज़ील का 54वां, यूएई का 80वां, ईरान का 83वां, दक्षिण अफ्रीका का 111वां बताया गया है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आंकड़े हैं, लेकिन हमें तो याद करने भारत की रैंक, सबसे निचला स्थान किसको मिला है, सबसे उच्चतम स्थान किसको प्राप्त है, ठीक है। तो ये सब जरूरी है। और कुछ बातें हैं जो हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। कि देखिए, निर्धनता निवारण पहला SDG 1, दूसरा है शून्य भूख, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, चौथा है बेहतर शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां है आर्थिक पहुंच के भीतर एवं स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है शालीन कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, नौवां है उद्योग, नव प्रवर्तन व आधारिक संरचना, 10वां है असमानताओं में कमी, 11वां है सतत शहर एवं समुदाय, 12वां है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, 13वां है जलवायु कार्यवाही, 14वां है जल के नीचे जीवन, 15वां है धरती पर जीवन, 16वां है शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं, 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारियाँ, ठीक है। तो विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए उपयुक्त 17 सतत विकास लक्ष्य 25 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में स्वीकार किए गए, ठीक है। इन 17 SDGs ने 2000 में स्वीकार किए गए 8 सहस्त्राब्दीय विकास लक्ष्यों का स्थान लिया, ठीक है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र में स्वीकृत इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त किया जाना है, ठीक है। तो सभी देशों को 2030 तक इन सभी 17 गोल को पूरा करना है, ठीक है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपने पढ़ा भी है कि इसमें शीर्ष, ये पूरे आंकड़े आप एक बार पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, शीर्ष 10 राष्ट्र को देखें तो देखिए स्कोर आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, रैंक आपसे पूछे जाते हैं, तो रैंक जरूर आप ध्यान रखें। और आपसे 9वां 10वां या पहला दूसरा तीसरा ऐसा नहीं पूछा जाएगा, माफ़ कीजिए, पहला पूछा जाएगा, दूसरा तीसरा पाँचवा ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो फिनलैंड को आप जरूर याद रखेंगे, हाँ, कन्फ्यूजन ना हो। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान पर स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, क्रोएशिया, पोलैंड और जैकिया, ठीक है, जिसको चेक गणराज्य भी कहा जाता है। तो ये है। सबसे निचला देखें, नीचे के 10 राष्ट्र हैं, तो सबसे नीचे तो दक्षिण सूडान है, उसके बाद है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, फिर चाड, सोमालिया, यमन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर, मेडागास्कर, ये सभी हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो सबसे अच्छी स्थिति में है पड़ोसी देशों में चीन का 49वां रैंक है, 74वें स्थान पर है भूटान, नेपाल 85वें स्थान पर, श्रीलंका 93वें स्थान पर, भारत 99वें स्थान पर, बांग्लादेश जो है 114वां रैंक है इनका, म्यांमार का 116वां, पाकिस्तान का 140वां और अफगानिस्तान का 160वां। कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रों को देखें तो 11वां रैंक है यूके का, 19वां जापान का, 25वां कनाडा का, 26वां स्विट्जरलैंड का, 36वां ऑस्ट्रेलिया का, 44वां अमेरिका का, 51वां रूस का, 54वां ब्राज़ील का, 80वां संयुक्त अरब अमीरात का, 83वां इस्लामिक गणराज्य ईरान का, 111वां दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 विकास लक्ष्य प्राप्त करने में भारत की स्थिति सुधरी है और टॉप 100 देशों में यह शामिल हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं यह राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की, नहीं ये तो, हाँ यही तो है।